हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही होगी। सो द प्रॉब्लम इज़ कि इंटरनेट कनेक्टिविटी का थोड़ा सा इशू है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि यहाँ पे कुछ ट्रीज़ वगैरह को काटा जा रहा है। और उस वजह से क्या होता है कि हर आए दिन जो है अपना जो ये वायर्स होते हैं इंटरनेट के 5G के, 5G से नहीं, सॉरी, जो फाइबर के, एक्चुअली वो 5G आया है अभी तो सब जगह 5G घूम रहा है। तो जो फाइबर के तार होते हैं वो कट जाते हैं और उसकी वजह से हर दूसरे दिन दिक्कत होती है। तो इसीलिए मैं आपका ये सेशन रिकॉर्ड कर रही हूँ और रिकॉर्ड करने के बाद मैं ट्राई करूँगी कि मेरे फ़ोन के इंटरनेट से ये अपलोड हो जाए, ताकि आपको डेली जो एक सेशन मिलता है वो मिल जाए और उसमें कोई भी इंटरप्शन ना हो। एक दिन हमने बीच में सेशन नहीं किया था, मुझे लगा था कि हाँ कोई थोड़ा सा दिक्कत होगा तो ठीक हो जाएगा, बट अब ये आए दिन का काम है तो इसके लिए दूसरा तरीका यही है कि हम रिकॉर्ड करें और उसके बाद सेशन को अपलोड कर दें। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे आपको पूरा का पूरा फ्री सोशोलॉजी ऑप्शनल कवर कराया जा रहा है। मैं हूँ रमा शर्मा और योर एजुकेटर ऑन दिस चैनल, ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और हम लोग जो है यहाँ पर 6th यूनिट कर रहे हैं अपने सोशोलॉजी ऑप्शनल पेपर 1 की। उम्मीद यही है कि समय रहते 15 अक्टूबर तक हम पेपर 1 को कंप्लीट कर लेंगे और देन पेपर 2 को स्टार्ट करेंगे। और जीएस वाली भी जो बात थी वो भी करना है हमको, जीएस वाला काम भी। लेकिन वही इंटरनेट कनेक्टेड, उसमें लाइव में ही मज़ा आता है, तो वो बिना लाइव के मज़ा नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं ऑन दिस नोट। और उम्मीद है कि आपको जो है चीज़ें समझ आ जाएंगी और मैं उसी लेवल का मैं आपको डिलीवर कर पाऊँगी जितना हम लोग लाइव क्लास में करते हैं। ठीक है जी। तो चलिए अब थोड़ी देर के लिए मैं स्क्रीन से ऑफ हो रही हूँ। हम लोग बाद में बिल्कुल सेशन के लास्ट में फिर से स्क्रीन चालू करेंगे, लेकिन तब तक के लिए जो है आप पढ़ाई शुरू करें मेरे साथ। आज हम लोग करने वाले हैं रेस एंड एथनिसिटी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जेंडर पे क्वेश्चन आ चुका है, इनइक्वलिटी पे आ चुका है, एथनिसिटी और रेस पे क्वेश्चन आ सकता है इस बार 2023 में, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। टिल देन आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। सो लेट अस स्टार्ट। एक कोट है जो कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा है कि विदाउट पॉजिटिव एटीट्यूड सक्सेस इज कॉल्ड लक, एंड विद पॉजिटिव एटीट्यूड सक्सेस इज कॉल्ड अचीवमेंट। तो लक और अचीवमेंट में कितना बड़ा अंतर होता है ये हमको मिस्टर कलाम साहब जो हैं वो बड़े अच्छे से समझा के गए हैं। ठीक है, वो हमको बड़े अच्छे से समझा के गए हैं ये बात कि पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में रहोगे तो आपकी हर हर जो है अचीवमेंट, आपकी जो सक्सेस, आपका जो सक्सेस है वो आपकी अचीवमेंट बनेगी। और अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में नहीं काम कर रहे हो सकता है कि आप किसी चीज़ में सक्सेसफुल हो जाओ, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आपका लक होगा। तो हमको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, हमको लकी नहीं होना है, हमको अचीव करना है, हासिल करना है। ठीक है, हमको जो है लक के सहारे नहीं जीना है। बात मेरी आपको समझ आ गई होगी, आप तक पहुंच चुकी होगी। ठीक है, और अगर आप तक पहुंच चुकी है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए साहब, आज के सेशन में हम लोग रेस एंड एथनिसिटी वगैरह कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो रेस वगैरह क्या होती है, कोई मुझे बता सकता है? कैन एनीबडी टेल मी? हाँ जी। कोई बता सकता है कि रेस क्या होती है? देन फिर हम आगे शुरू करेंगे, क्योंकि मेरी आपसे ये उम्मीद है कि जो सेशन हम करने वाले हैं तो आप उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के हैं। ठीक है, क्योंकि रेसिज्म से लेके कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत होते हैं आपकी आज की सोसाइटी में भी, आप देख ही रहे हैं, देखते रहते हैं। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ रेसिज्म, व्हाट इज़ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, ये सब क्या होते हैं। तो आपको ना मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। और कहानी फिर से वही है कि कहानी जब तक आप मुझे देखेंगे नहीं तो कहानी सुनने में आपको मज़ा नहीं आएगा। तो फिर से जो है हम प्रकट हो जाते हैं। तो कहानी सुनाती हूँ मैं आपको। कहानी कुछ ऐसी है कि
साल मतलब ये लिखना नहीं है, नोट नहीं करना है, बस आपको सुनना है जिससे कि आपको कुछ नई चीज़ें पता चले। ये बात है साल 1601 की। 1601 में इंग्लैंड जो है काफ़ी ज़्यादा जगह अपना कॉलोनाइजेशन बढ़ा रहा था, और उस समय वहाँ पर क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ वन। ठीक है, आपको पता है अभी जो डेथ हुई है ना, वो जो क्वीन थी वो एलिजाबेथ कौन थी? हाँ जी, ये कौन सी वाली एलिजाबेथ थी, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये 2 थी, 3 थी, कौन सी वाली थी? तो उस समय क्वीन थी एलिजाबेथ वन। और आप आज की डेट में देखिए कि ये लोग कितने फॉरवर्ड बनते हैं। और उस समय की बात है कि क्वीन एलिजाबेथ वन ने एक प्रोक्लेमेशन इशू किया था, यानी कि एक ऑर्डर पास किया था। और उस ऑर्डर पास जब किया था तो उस ऑर्डर में इन्होंने लिखा था कि जितने भी निग्रोज हैं, निग्रोज यानी कि जो अफ्रीकन एथनिसिटी वाले लोग हैं, ठीक है, जो अफ्रीकन एथनिसिटी वाले लोग हैं, जितने भी निग्रोज हैं, एंड जितने भी ब्लैकेमूर्स हैं, ब्लैकेमूर्स का मतलब होता है कि जितने भी जो है आपके ब्लैक कॉम्प्लेक्शन वाले लोग हैं, क्योंकि इंग्लैंड में तो ऑब्वियसली वहाँ का क्लाइमेट वगैरह के हिसाब से लोगों का कॉम्प्लेक्शन वाइट ही रहता है, इनको डिपोर्ट कर देना चाहिए, यानी कि देश से निकाल दिया जाए, डिपोर्टेड। इन लोगों के लिए आदेश जारी किया कि इनको डिपोर्ट कर दिया जाए, बिकॉज डिपोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड, बिकॉज ऐसा क्यों कहा होगा? ऐसा इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि ये लोग इंग्लैंड में आके इंग्लैंड के अंदर क्या कर रहे हैं, देवर इन फील्ड्स, इन फील्ड्स। ठीक है, आपने एक वर्ड सुना होगा रॉयल एनफील्ड, वो एनफील्ड होता है। ठीक है, ये इनफील्ड्स है कि ये लोग बाहर से आ रहे हैं, हमारे देश में आ रहे हैं, एनफिडल्स है, एनफिडल्स, एनफिडल्स। ठीक है, और क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत है? लेकिन देखो तो सही कि कंट्रीब्यूट कैसे कर रहे हैं, कैसे ये लोग देखते थे इनको, कंट्रीब्यूटिंग इकोनॉमिक पावर्टी, यानी कि देश में पावर्टी बढ़ा रहे हैं, पावर्टी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एंड फेमाइन, भुखमरी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यानी कि हमारे पास मान लीजिए 100 किलोग्राम अनाज है खिलाने के लिए, हमारे खुद के लोग 20 हैं, लेकिन मान लीजिए 10 लोग कहीं बाहर से आ जाते हैं, तो 10 लोग बाहर से आ जाएंगे तो ये 100 किलोग्राम 30 लोगों के लिए कम पड़ जाएगा, लोग भूखे मरेंगे। तो पावर्टी और फेमाइन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसलिए क्वीन एलिजाबेथ ने इन लोगों को देश से बाहर निकालने का एक प्रोक्लेमेशन पास किया था। सोचो कि कितनी बड़ी बात थी, जिन लोगों के दम पर ये लोग इतना प्लांटेशन वगैरह करते थे और एक टाइम पर उनको ही देश से निकाल रहे। एक हिस्टोरियन है, ठीक है, एक और कहानी सुनाते हूं। एक हिस्टोरियन है जिनका नाम है फिलिप डी, एटलीस्ट आपको पता तो हो कि दुनिया में किस तरीके से लोगों को देखा गया है। इन्होंने बोला 1965 में, इन्होंने बोला कि जो 18th सेंचुरी थी, 18th सेंचुरी के अंदर 9.5 मिलियन अफ्रीकन्स, 9.5 मिलियन अफ्रीकन्स इनको ट्रांसपोर्ट कर दिया गया, वर ट्रांसपोर्टेड, एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया गया, वो ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द एटलांटिक, अक्रॉस द एटलांटिक। किस लिए? टू बिकम स्लेव, एटलांटिक ओशियन के थ्रू इनको ट्रांसपोर्ट किया गया टू बिकम स्लेव इन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। ये तो आपको पता ही होगा, आपने हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा। अब हो क्या रहा है, जब ये ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हुआ तो ये लोग साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में पहुंच गए, वहाँ पे जाके रहने लगे, काम करने लगे, स्लेव बन गए। इनकी जनरेशन्स आगे जो हैं वो भी वहाँ पर काम करने लगी। फिर धीरे धीरे जो है स्लेवरी का नियम एबॉलिश किया गया, तो ये वहीं पर सेटल हो गए, वापस अफ्रीका नहीं आए। इनकी जो जनरेशन्स हैं वो जनरेशन्स आज की डेट में अमेरिका में रहती हैं। ठीक है, अब क्या है कि अमेरिका में मान लीजिए क्या है, वाइट पीपल थे जो वहाँ के एबॉरिजिन्स थे, क्योंकि कॉन्टिनेंटल आप देखिए ना कि वो जो जितना ऊपर होगा कॉन्टिनेंट में, लैटिट्यूड में, वो वहाँ पे कॉम्प्लेक्शन उतना ज़्यादा बढ़ता है। इक्वेटर के आसपास के जितने भी रीजन होंगे वहाँ पर कॉम्प्लेक्शन आपको डार्क मिलेगा,
और इक्वेटर से जब आप पोल की तरफ जाएंगे, पोल्स की तरफ नॉर्थ और साउथ, तो जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाएंगे आप जो है कॉम्प्लेक्शन आपका वाइटिश होता जाएगा। ऐसा क्यों है? उसके पीछे ज्योग्राफी का रीजन है कि इक्वेटर पर सन की जो है डायरेक्ट रेस पड़ती है तो गर्मी ज़्यादा होती है। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से क्या है कि लोगों को डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है। रीज़न क्या है कि एक मेलामाइन करके एक सब्सटेंस होता है सूर्य की किरणों में, और सॉरी हमारी स्किन में, और वो हमको यूवी रेस की जो कैंसरियस किरणें होती हैं उनसे बचाता है। कि अगर ये लोग के पास में ये नहीं होगा, डार्क कॉम्प्लेक्शन नहीं होगा, तो कैंसर होने की संभावनाएं ज़्यादा है, क्योंकि यूवी रेस इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा आती है। खैर, हम अपनी हिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड कैरेबियन आइलैंड्स जितने भी हैं वहाँ पर इनको ट्रांसपोर्ट किया गया। एक राइटर हैं, ट्रैवलर भी हैं, जॉन टेलर, और जॉन टेलर ने भी ये चीज को डिस्क्राइब किया है कि जो ब्लैक पीपल्स हैं इन जमैका, ब्लैक पीपल इन जमैका, ठीक है, इन लोगों को इग्नोरेंट सोल बोला गया है। इग्नोरेंट सोल। मैम आप ये हम सबको क्यों बता रहे हो? इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप समझे कि किस तरीके से हिस्ट्री में जस्ट बिकॉज ऑफ कलर चीज़ें जो हैं इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी लेकर आई हैं, और इसी चीज़ को हम रेसिज्म कहते हैं। ठीक है, रेसिज्म क्या है? रेसिज्म क्या है? इसके बाद आप देखते हैं 1990 में, 1990s में जब यूएसएसआर का अंत हुआ, एंड ऑफ यूएसएसआर हुआ, कोल्ड वॉर खत्म हुआ, कम्युनिस्ट रूल का खत्म हुआ, तो यूगोस्लाविया के अंदर सिविल वॉर हुए। और जब सिविल वॉर हुए तो ये सिविल वॉर किसके बिटवीन हुए थे? सिविल वॉर, मैं आपको अलग अलग एग्जाम्पल दे रही हूं कि हिस्ट्री में क्या क्या हुआ है। सिविल वॉर अमंग मुस्लिम्स, क्रोएशियन, क्योंकि क्रोएशिया सर्बिया वहीं, मतलब सॉरी यूगोस्लाविया वहीं है आसपास में, एंड दी सर्ब्स, जो स्लोवाकिया के, यूगोस्लाविया के सॉरी ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे। इन लोगों के बीच में आपस में ही झगड़े होने लगे। तो मैम ये झगड़े क्यों हैं? ये झगड़े हैं बेटा एथनिसिटी के। एथनिसिटी मतलब कि एक मुस्लिम्स हैं, एक यूगोस्लाविया के वहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं जिनको सर्ब्स कहते हैं, कुछ क्रोएशियन लोग हैं। और ये क्यों हुआ था? ये हुआ था बेसिकली एथनिक कंपोजिशन की वजह से, कि जब सिविल वॉर ये यूएसएसआर का एंड हुआ तो बाउंड्री रिक्रिएशन हुई। यूएसएसआर जो है छोटे छोटे नेशंस में बट गया, और उसकी वजह से जो अलग अलग एथनिसिटी के लोग थे उनके बीच में झगड़े जो है ज्यादा होने लगे ड्यू टू एथनिक कंपोजिशन। होल एथनिक ग्रुप्स जो हैं एक दूसरे से लड़ने लगे और अपने यहां पर अपने अपने एरियाज को क्लेम करने लगे। काफी इवन बोस्निया के अंदर काफी सारे सर्ब्स, जो सर्बिया के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स माने जाते हैं, उनकी हत्याएं भी हुई। काफी हजारों सर्ब्स को मार दिया गया क्योंकि उन्होंने ट्राई किया था अपनी उस टेरिटरी को सीज करने के लिए फ्रॉम दी मुस्लिम्स। तो हमने ये काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं। इवन लेट 90s के अंदर भी, जैसे 1998 1999 की बात करें तो वहाँ पर भी हमने देखा है कि सर्बिया के अंदर काफ़ी एथनिक क्लींजिंग हुई है। मैसिव स्केल पे कोसोवो नाम की एक जगह थी, जिस जगह में जो कि फॉर्मर यूगोस्लाविया का एक पार्ट हुआ करता था, यूगोस्लाविया का पार्ट था कोसोवो, लेकिन जब ये बाउंड्री रिक्रिएशन हुआ तो वो सर्बिया के अंदर आ गया, और सर्बिया के अंदर कोसोवो में मैसिव स्केल पे एथनिक क्लींजिंग हुई। एथनिक क्लींजिंग मतलब कि अलग जो सर्बिया के सर्ब्स के अलावा जो बाकी एथनिसिटीज़ हैं उनको खदेड़ देना, उनको निकाल देना। इवन काफ़ी सारे हजारों हजार एथनिक अल्बेनियंस, जो अल्बेनिया के लोग थे, जो सर्बिया वाले रीजन में रहते थे,
क्योंकि पहले तो ये सब यूएसएसआर था, अलग अलग एथनिसिटी के लोग भी रहते थे वहां पर। लेकिन अब क्या है, जब बाउंड्रीज बन गई तो उनको जो है अपने ही घर से निकाला गया, अपने ही स्टेट से, अपने ही सिटीज से निकाला गया, और वो जो है रिफ्यूजीज बन के रहने लगे। रिस्पॉन्स में जो अपनी नाटो की मिलिट्री अलायंस है वो सर्बिया के साथ में वॉर में उतर आई, क्योंकि सर्बिया के अंदर सारे अल्बेनियंस को निकाल दिया गया था, तो सर्बिया का वॉर हुआ नाटो के साथ। तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट हिस्ट्री के हमको ये बताते हैं कि मैम ना तो कास्ट के बेस पे, ना ही क्लास के बेस पे, ना ही जेंडर के बेस पे हम यहाँ पर इनइक्वालिटी, ना ही स्टेटस के बेस पे, ना ही पार्टी के बेस पर, ठीक है, इन सब चीज़ों पर हम इनइक्वालिटी नहीं देख रहे हैं। कुछ इनइक्वालिटी होती हैं किसके बेस पे? रेसिज्म के बेस पे। कुछ इनइक्वालिटीज होती हैं एथनिसिटी के बेस पर, रेस एंड एथनिसिटी। तो ये इनइक्वालिटीज ही है ना, जहां पर अगर मान लीजिए पहले सर्बिया के इलाके में सर्ब्स भी रहते थे और अल्बेनियंस भी रहते थे, अल्बेनिया वाले लोग भी रहते थे, क्योंकि ये सब बाउंड्री कंट्रीज है, मतलब नेबरिंग कंट्रीज है। लेकिन जैसे ही यूएसएसआर का अंत हुआ, सर्बिया नाम का एक कंट्री छोटा सा बन के निकल आया और उन्होंने अल्बेनियंस को खदेड़ दिया। क्यों? क्योंकि उनकी एथनिसिटी अलग है, उनकी मान्यताएं अलग हैं, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि ये अलग अलग धर्मों से हों, ये सेम धर्म से भी हो सकते हैं, ये दोनों क्रिश्चियंस हो सकते हैं, ये दोनों मुस्लिम्स हो सकते हैं, लेकिन कि इस इलाके में शुरुआत से हम रहते थे तो तुम जो है बाद में आए हो। बेसिक सी बात ये है कि इस इलाके में हम रहते थे, हमारा ओरिजिन हुआ है यहाँ से, हमारे बाप दादा रहते थे यहाँ पे, तुम लोग बाहर से आए हो, बाहर से आके सेटल हुए हो यहाँ पे, लेकिन अब तुम वापस चले जाओ। तो अलग अलग एथनिसिटी मतलब अलग अलग इथोस के लोगों की अलग अलग एथिक्स। इवन जब ये सारी चीजें हो रही थी, रेशियल, एथनिक और नेशनल ग्रुप्स, रेशियल ग्रुप्स आए, अलग अलग रेस के कुछ लीडरशिप ने कुछ ग्रुप्स बनाए, अलग अलग एथनिसिटी के लोगों ने कुछ ग्रुप्स बनाए, इवन अलग अलग नेशनल ग्रुप्स भी बने। और ये आपका चैप्टर नंबर 3 है हार्लम्बस के अंदर, रेस, एथनिसिटी एंड नेशनल ग्रुप। जिसको भी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को अगर ढंग से पढ़ना है ना, इस यूनिट को, तो वो हार्लम्बस के शुरू के 4 चैप्टर्स पढ़े, चैप्टर 1, 2, 3, 4, बैठ के आराम से तसल्ली से पढ़े। दिमाग के द्वार ऐसे खुल जाएंगे आपके कि आपको किसी टीचर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जब हम ये सब देखते हैं कि ये सब हो रहा था जिस समय पर, तो उस समय पर हमने एक चीज और देखी कि नॉर्दर्न आयरलैंड नाम की एक जगह है, ठीक है, एक जगह है नॉर्दर्न आयरलैंड, और उस नॉर्दर्न आयरलैंड के अंदर भी हमने ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट्स देखे। इवन हमने कॉन्फ्लिक्ट्स देखे किन किन के बीच में, अब सुन के आपको हैरानी होगी, हमने कॉन्फ्लिक्ट्स देखे बिटवीन कैथोलिक्स जो कि क्रिश्चियंस होते हैं, एंड प्रोटेस्टेंट्स जो कि क्रिश्चियंस होते हैं। मतलब क्रिश्चियन एंड क्रिश्चियन आपस में लड़ रहे हैं। तो ये कोई रिलीजन की वॉर नहीं है, ये सोच की वॉर है। सोच, आपकी एथिक्स क्या कहती हैं और आपकी एथिक्स क्या कहती हैं। हमने देखा कि इन दोनों के इस वॉर को खत्म कराने के लिए गुड फ्राइडे एग्रीमेंट भी हुआ। मैं आपको यह समझा रहा हूं कि ये टॉपिक जो है आपको समझना, सिर्फ सिलेबस के हिसाब से समझने के लिए नहीं पढ़ना है, हमको समझना है कि बेसिकली ये रेस और एथनिसिटी क्या होती है, क्यों इतने पंगे हैं, हंगामा है क्यों बरपा। क्योंकि डिफाइन करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास भी डेफिनेशन है मेरे पास रेस की, मैं आपको समझा। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना है कि भाई क्यों। चलो ये सब छोड़ दो, हम एक और एग्जांपल लेते हैं श्रीलंका का। श्रीलंका के अंदर बेसिकली जब भारत जो है आज़ाद नहीं था और ब्रिटिश कॉलोनीज का एक हिस्सा था, ब्रिटिश एम्पायर का एक हिस्सा था, इवन श्रीलंका भी जो है ब्रिटिश एम्पायर के अंदर आता था, तो काफ़ी सारे तमिलियंस को, काफ़ी, ये तो आप इंटरनेशनल रिलेशन में भी पढ़ते होंगे,
काफ़ी सारे तमिलियंस को डिपोर्ट कर दिया गया, या फिर आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। ट्रांसपोर्ट करना ज़्यादा इजी, मतलब कहना ज़्यादा ठीक होगा, क्योंकि श्रीलंका के अंदर प्लांटेशन होता था, प्लांटेशन कराते थे ब्रिटिशर्स, और श्रीलंका के अंदर भेज दिया गया। श्रीलंका का जो ओरिजिनल रिलीजन कह लो, जो ओरिजिनल एथनिसिटी है, वो है सिन्हलीज की, सिन्हलीज की। और जब ये तमिलियंस यहाँ पर पहुंचे तो ओवर द ईयर, ओवर द जनरेशन, भारत आज़ाद हो गया, श्रीलंका मतलब अंग्रेज वापस चले गए, श्रीलंका से भी वापस चले गए, लेकिन ये तमिलियंस की जो जनरेशन थी वो यहाँ पर बस गई पूरी तरीके से। अब सिन्हलीज कहते हैं कि तुम तो बाहर से आए हो, और यहाँ पर शुरू हो गया सिन्हलीज वर्सेस तमिलियंस। और इसी से आप जो है लिट्टे नाम की एक संस्था के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलम। तो ये क्या है कि तुम अलग एथनिसिटी के लोग हो। अब यहाँ पर रेस की बात नहीं हो रही, रेस की बात नहीं हो रही भाई, श्रीलंका के लोग भी देखने में वैसे ही लगते हैं जैसे देखने में तमिलियंस लगते हैं, लेकिन यहाँ पर हो रही है रेस एथनिसिटी की बात, यहाँ पर हो रही है आपके एथिक्स की बात, आपकी मान्यताओं की बात, आप किस तरीके से दूसरे लोगों से अलग हो उस चीज़ की बात। और ये पूरा का पूरा संघर्ष 2009 में खत्म हुआ, इवन 26 साल चला, 26 ईयर्स। सेम आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, इवन जो आपका कुर्द्स की प्रॉब्लम है, ठीक है, कुर्द्स की प्रॉब्लम है, इवन जो आपकी आज की डेट में अजरबैजान और अर्मेनिया की प्रॉब्लम है, ठीक है, ये भी क्या है, एथनिसिटी को लेकर ही है। एथनिक कंट्रोल अपना अपना बढ़ाना चाहते हैं, और उसी वजह से पॉलिटिकल बाउंड्रीज को रीड्रॉ करने की बात चलती है, हर कोई जो है क्लेम करता है। इवन आज की डेट में जो रशिया के अंदर है, और रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, भाई ये सारे लोग वही थे, पहले सब यूएसएसआर का ही हिस्सा थे। ये रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, उसमें जहां पर रशिया ने 4 स्टेट्स को पूरा का पूरा ऑक्यूपाई करने की बात करी है, जहां पर रेफरेंडम भी करा दिया गया है, और 90% से ज़्यादा लोग जो है अपने आप को रशिया का हिस्सा मानना चाहते हैं, वहाँ ऐसा क्यों है? क्योंकि वो रशियन एथनिसिटी के हैं। ये 4 स्टेट में रशियन एथनिसिटी के लोग ज़्यादा हैं, और इसीलिए वो रशिया में जाना चाहते हैं। तो अब आपको समझ में आया थोड़ा बहुत कि मतलब दुनिया के अंदर ये काफ़ी सारे एग्जाम्पल आपको ऐसे मिलेंगे जहां पे आपको एथनिसिटी, रेस और इनसे जुड़े हुए नेशनल ग्रुप्स भी मिलेंगे। 2012 के अंदर नाइजीरिया में 20 क्रिश्चियंस को मार दिया गया, उनके सर धड़ से अलग कर दिए गए बाय द इस्लामिक मिलिटेंट्स फ्रॉम द बोको हराम ग्रुप, क्योंकि वो लोग नाइजीरिया को एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते थे, इस्टेब्लिश करना चाहते थे वैसे, और इसलिए उन्होंने 20 क्रिश्चियंस को मार दिया गया, और इससे एथनिसिटी का इशू फिर से उभर के आया। तो अगर हम बात करें कि भाई सोशल स्ट्रेटिफिकेशन किस किस आधार पे हमने देखा है, तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन काफ़ी तरीके का होता है, काफ़ी टाइप का होता है। और काफ़ी टाइप में अगर मैं बात करूं तो एक होता है एज सेट सिस्टम। एज सेट सिस्टम का मतलब क्या होता है? एज सेट सिस्टम का मतलब होता है बेटा कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, उम्र के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हो। जैसे कि देश के अंदर अलग अलग जो है उम्र के लोग होते हैं, कुछ युवा होते हैं, कुछ वृद्ध होते हैं, कुछ मतलब दैट इज एज सेट सिस्टम, है ना। एज सेट सिस्टम में क्या होता है, सोसाइटीज जो हैं बेसिकली, आप सुन लीजिए बस, इस पे ना तो आज तक क्वेश्चन आया ना ही आने के चांसेस हैं, बट आपको पता होना चाहिए। ऐसी सोसाइटीज जहां पे दे हैव नो ऑफिस ऑफ चीफ, ऐसी सोसाइटी जहां पर हमको सेक्युलर पावर ज्यादा देखने के लिए मिलती है, जहां पे हमको रिचुअल पावर ज्यादा देखने के लिए मिलती है, मोर रिचुअल पावर देन सेक्युलर पावर, उनको कहते हैं हम एज सेट सिस्टम। यानी कि ये मतलब ता उम्र तक ये चलने वाली चीजें हैं, और जो सदियों से चलती आ रही हैं। तो जो सदियों से चीजें चली आ रही हैं वो रिचुअल पावर के हिसाब से चलेंगी, ना कि सेक्युलरिज्म के हिसाब से, सेक्युलर पावर के हिसाब से नहीं चलेंगी। इसका एग्जाम्पल अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं इसका एग्जाम्पल एक ऐसी कंट्री को दूंगे जिसको आप कहते हैं ईस्ट अफ्रीका।
ईस्ट अफ्रीका में आप जाएंगे तो वहां पे आप एज सेट सिस्टम का स्ट्रेटिफिकेशन वर्गीकरण देखेंगे। जितनी भी ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज हैं वहां पर आपको ये सिस्टम देखने के लिए मिलेगा, जहां पर रैंकिंग जो समाज के अंदर होती है, रैंकिंग, जैसे अभी हम कास्ट सिस्टम में क्या करते थे, हायर कास्ट में हम जो है ब्राह्मण को रख रहे हैं मान लीजिए, फिर हम जो है ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी की बात करें, फिर हम क्षत्रिय को रख रहे हैं, फिर हम वैश्य को रख रहे हैं, फिर हम शूद्र को रख रहे हैं, और उसके बाद आउटकास्ट है। ठीक है, इस तरीके से वर्गीकरण हो रहा है। लेकिन यहाँ जो वर्गीकरण होगा वो किस हिसाब से होगा, हाई मतलब मोर एज मोर रैंक। हाई रैंक उसको मिलेगी, हाई रैंक उसको मिलेगी जिसकी एज ज्यादा होगी, जिसकी एज ज्यादा होगी। रैंकिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ एज, और उसी को जो रैंक में ऊपर होगा, क्योंकि जिसकी एज ज्यादा है तो उसको अथॉरिटी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी यहां पर आपको अथॉरिटी मिलती है। इसके अलावा हम बात करें तो इस तरीके के सिस्टम में हम देखते हैं कि क्योंकि ये एज के बेसिस पर है और सीनियर पीपल को आप ज़्यादा पावर दे रहे हो, क्योंकि वो आपके रिचुअल्स को जो है कंटिन्यू रख पाए सोसाइटी के अंदर, सोशल कंटिन्यूटी बना पाए, तो इसीलिए इस तरीके के स्ट्रेटिफिकेशन को एज सेट्स कहते हैं। यहाँ पर जितने भी लोगों का जन्म होता है, स्पेशली जो हम बात कर रहे हैं मैन के लिए कर रहे हैं, पैट्रियार्कल सिस्टम यहाँ पर भी है, तो ऑल द पर्सन बॉर्न विद इन द रेंज और नंबर ऑफ ईयर्स वो एक सेट से बिलोंग करते हैं। जैसे कि 50 साल के जितने भी लोग हैं, अब चाहे उनका कुछ भी रिलीजन हो, कुछ भी धर्म हो, कुछ भी कास्ट हो, उनका एक सेट है। 60 साल के लोगों का एक सेट है, 70 साल के लोगों का एक सेट है, 10 साल के बच्चों का एक सेट है। तो यहाँ पर रूल कौन करेगा, 70 साल वाला सीनियर, जो जितना सीनियर होगा वो उतना रूल करेगा। द फर्स्ट एज सेट जो है, पहला एज सेट जो बनता है इनके यहाँ पे, ये 6 से 7 साल वाला एज सेट बनता है। मतलब सबसे पहला सेट यहाँ पे, सबसे निचला स्तर जो है 6 से 7 साल वाला बनता है। और ये कहाँ तक जाता है, ये 15 साल तक जाता है। मतलब ये वाला जो ब्रैकेट है क्लासिफिकेशन का, ये 15 साल, मतलब 6 से 15 साल। फिर अगला जो है 15 से 25 साल का सेट होता है। इस तरीके से इनके यहाँ पे सेट बनते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई एज सेट क्या है। इसके आगे जब हम जाएंगे तो हम बात करते हैं स्लेव सिस्टम की। स्लेव सिस्टम 1833 में आया था, समझ लीजिए बस। इसके लिए मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी इसका, ठीक है, इसको बस समझ लीजिए। 1833 में आया था ये, और सॉरी, स्लेवरी को एबॉलिश किया था, स्लेवरी को एबॉलिश किया था 1833 में, ठीक है, इन ब्रिटेन। और अगर यूएस की बात करें तो यूएस के अंदर ये 1865 में बैन हुआ था स्लेवरी सिस्टम। तो स्लेवरी सिस्टम का जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉट एग्जिस्टेड टुडे। क्योंकि आज की डेट में जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वहां पर स्लेवरी सिस्टम नहीं है। और क्योंकि वहां पर सिस्टम ये स्लेवरी वाला नहीं है तो आपको ये इस तरीके का स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। स्लेवरी सिस्टम में सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी किस चीज पर होगी भाई? सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी इकोनॉमिक बेसिस पर होगी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होगी क्योंकि एक गुलाम है तो उसके पास में तो कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं होंगे, ठीक है। जहां पे कुछ ग्रुप जो हैं क्या कर रहे हैं, दूसरे लोगों को ओवर पावर डोमिनेट कर रहे हैं। और इस चीज का जो हमको पूरी की पूरी थ्योरी मिलती है वो वेबर के क्लासिफिकेशन से मिल जाती है। वेबर का जो क्लासिफिकेशन है, वेबर की जो थ्योरी है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की, वो इसके बारे में हमें अच्छे से समझा देती है। इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को वो बताते हैं, क्लास एस्पेक्ट्स को बताते हैं, पावर को बताते हैं। वेबर का जो स्ट्रेटिफिकेशन वाली थ्योरी है वो इस पर फिट होती है, ठीक है। तो वो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है, जहां पर वेबर बताते हैं कि इकोनॉमिकली डिटरमाइंड पावर, यानी कि आपकी अर्थव्यवस्था के आधार पर आई हुई जो पावर है, दैट इज नॉट ऑलवेज आइडेंटिकल विद दी सोशल और लीगल पावर। तो वो बराबर नहीं होती सोशल पावर के या लीगल पावर के, वो पैरेलल चलती रहती है। मतलब इकोनॉमिक पावर अलग चलेगी, सोशल पावर अलग चलेगी, लीगल पावर अलग चलेगी। तीनों एक ही नहीं है, तीनों अलग अलग चीजें लेकिन पैरेलल चल रही हैं, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इसके बाद में हम बात करते हैं ईस्टेट सिस्टम की। तो ईस्टेट सिस्टम भी फ्यूडल सिस्टम के टाइम पर ही होता था, है ना। ईस्टेट सिस्टम जो है हमारा
वो फ्यूडल सिस्टम के टाइम पे था। और इस तरीके का जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो मेडिवल यूरोप में होता था। मतलब कि आज की डेट में वो भी नहीं मिलेगा आपको। तो क्योंकि आज की डेट में नहीं मिलेगा तो अपने लिए उतना काम का नहीं है, बस अपने को इतना समझना है कि ये सिस्टम कब होता था, किस तरीके से स्ट्रेटिफिकेशन होता था। तो मेडिवल यूरोप के टाइम पर हमको इस तरीके का वर्गीकरण समाज में देखने के लिए मिलता था, जहाँ फ्यूडल लॉर्ड होते थे, एक हायरार्की होती थी, जहाँ पे हायरार्की जो है, हायरार्की के साथ जुड़े हुए कुछ लॉ और कस्टम होते थे। हायरार्की में जहाँ पर सोसाइटी के अंदर पोजीशन उनको ज़्यादा मिलती थी जिनके पास में ओनरशिप होती थी, ओनरशिप ऑफ लैंड। जिसके पास में जितनी ज़्यादा लैंड है वो हायरार्की में उतना ऊपर होगा। जैसे मोनार्क जो है, पूरे देश की जो लैंड है वो सबसे ज़्यादा मोनार्क के पास में होती थी। मोनार्क यानी कि राजा। फिर राजा के बाद में राजा के नोबल्स होते थे, नोबल्स के बाद में नाइट्स होते थे, KNIGHTS, ठीक है। फिर उसके बाद में नोबल्स कौन बन जाते थे, ये फ्यूडल लॉर्ड बन जाते थे। नाइट्स वो किसान होते थे जिनके पास में खेत होते थे अपने इंडिपेंडेंट, लेकिन ये नोबल्स के लिए काम कर रहे होते थे। जब जरूरत पड़ती थी तो ये युद्ध भी लड़ते थे। और उसके बाद में फ्यूडल लॉर्ड्स के बाद में कौन आते थे, आर्टिसन और सर्फ्स आते थे। ये वो लोग हैं जिनके पास में अपना प्राइवेट इंडिविजुअल खेत नहीं होता था, लैंड नहीं होती थी, और ये फ्यूडल लॉर्ड के लिए काम कर रहे होते थे। तो यहाँ पर जो ट्रांसमिशन ऑफ पावर है इस तरीके के सिस्टम में, वो हेरिडिटरी होता था, यानी कि जन्मजात होता था। मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, नोबल का बेटा नोबल, नाइट का बेटा नाइट, वैसे जो है यहाँ पर सिस्टम चलता था। तो यहाँ पर ये जन्म के आधार पर ये चीजें आगे बढ़ती चली जाती थी। हेरिडिटरी ट्रांसमिशन ऑफ सोशल पोजीशन कहते हैं इसको। हर स्टेट को क्लियरली डिफाइन किया गया था बाय द लॉज। और टॉप में सिर्फ और सिर्फ रॉयल फैमिली होती थी। फिर उसके बाद में मिलिट्री एरिस्टोक्रेसी होती थी, जिनको हम लैंड होल्डर्स भी कहते हैं। रैंकिंग जो है ग्रुप की, यहाँ पर आपको प्रीस्ट हुड और क्लर्जी क्लास भी मिलेगी, यानी कि जो प्रीस्ट थे यूरोप के वो भी मिलेंगे, वो भी आपको नोबल्स में ही मिलेंगे, हु वर एलाइड विद द नोबेलिटी। और ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बॉटम में आपको फ्री पीजेंट्स मिलते थे, स्लेव नहीं, फ्री पीजेंट जो कि बहुत ही छोटा मोटा किसान है और आपके लिए काम कर रहा है। तो लीगल सेट, लीगल राइट्स, ड्यूटीज सब कुछ बताती थी। और हर ई स्टेट का अपना एक स्टेटस होता था। मतलब ई स्टेट मतलब कि कौन कितना ज्यादा लैंड होल्डिंग को लेके बैठा है। बाद में हम देखेंगे कि इस मेडिवल यूरोप के स्टेट सिस्टम को हम कंपेयर करते हैं जापान के साथ। जापान के अंदर मॉडर्न जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है वो आप कुछ इस तरीके का देख सकते हैं। खैर हमको उसमें उतना ज़्यादा नहीं जाने का है, बाकी जो मैं आपको PDF दूंगा वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा पढ़ने के लिए, और बहुत ही ईजी है। ये चीज़ें हम पहले भी कवर कर चुके हैं। कास्ट सिस्टम आपको पता चल ही चुका है, ठीक है। मैंने आपको फिर से बता दिया क्योंकि एज सेट सिस्टम हमने किया नहीं था, तो मैंने आपको इसलिए वो बता दिया। आज भी चलता है, ये आज भी ईस्ट अफ्रीका में चलता है। ये खत्म हो चुका है। ये मेडिवल यूरोप में था तब खत्म हो गया है, लेकिन जापान में मॉडर्न कैपिटलिस्ट जापान को आप देख सकते हो। इसके आधार पे कास्ट सिस्टम आज भी भारत के अंदर प्रेवलेंट है, चलता है। क्लास सिस्टम भी भारत के अंदर है, चलता है। सारी की सारी कैपिटलिस्ट सोसाइटीज के अंदर क्लास सिस्टम चलता है। अब कास्ट सिस्टम की अगर मैं आपसे बात करूं तो कास्ट सिस्टम के आधार पर जब हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं तो कोई मुझे बताएगा कि क्या आप बता सकते हो इसमें क्या क्या चीजें बता सकते हो। कास्ट सिस्टम में आप क्या क्या चीजें बता सकते हैं कि मैम कास्ट सिस्टम में हम ये बता सकते हैं। कहाँ गई ब्लैंक स्लाइड्स? अच्छा, ब्लैंक स्लाइड ही नहीं बची। चलो ये तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये समझ लेना बस। इधर एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हो। तो कास्ट सिस्टम की क्या क्या फीचर्स हैं? कास्ट सिस्टम के फीचर्स क्या है कि कास्ट सिस्टम जो है हमारा फिक्स्ड होता है लाइफ, पूरी लाइफ टाइम के लिए, फिक्स्ड फॉर लाइफ, यानी कि बर्थ से हमें मिलता है। हेरिडिटरी होता है। हेरिडिटरी का मतलब है कि हमारे जो परिवार की कास्ट होगी, जो हमारे हेरिडिटरी मतलब कि हमारे वंशों से चला आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हर कास्ट का एक एंडोगेमस ग्रुप होता है, यानी कि एक कास्ट के लोग एक ही कास्ट में, उसी सेम कास्ट में शादी करते हैं, ठीक है। एंडोगेमी का मतलब यही होता है। कुल आपका मतलब आपका जो गोत्र है वो सेम नहीं होना चाहिए, लेकिन कास्ट सेम होनी चाहिए। तीसरा जो है सोशल डिस्टेंस। तो कोविड में ही हमने सोशल डिस्टेंस नहीं देखी है, उससे पहले भी हमने सोशल डिस्टेंस देखी है। सोशल डिस्टेंस जो है
उसको एंकरेज किया जाता है। क्यों, कैसे किया जाता है? रेस्ट्रिक्शन लगा के, रेस्ट्रिक्शन लगा के। जैसे कि अब मान लीजिए कि ये एक चारपाई है और ये एक पंडित जी का घर है। अब वो पंडित जी के घर में एक एससी कास्ट का व्यक्ति आया है और यहाँ पे पंडित जी बैठे हुए हैं पैर लटका के। तो ये जो एससी कास्ट का व्यक्ति है, ना ही इसके लिए कुर्सी आएगी, ना ही इसके, मतलब ऐसा होता था भारतीय समाज में, ऐसा होता था। आज के ज़माने में उतना नहीं है, लेकिन फिर भी आपको भारत में काफ़ी जगह ये सब देखने के लिए आज भी मिलेगा। ना ही उसके लिए चारपाई आएगी, ना ही उसको अपने साथ बिठाया जाएगा। क्या हो गया? सोशल डिस्टेंसिंग हो गई, सोशल डिस्टेंसिंग। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर आपने रेस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं कि वो आपकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट्स है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है, एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉमनसैलिटी है। मतलब कि वो आपके बराबर नहीं है, कॉमन नहीं है। विद मेंबर ऑफ अदर कास्ट। तो ये चीज आपने देखी होगी अपने जीवन में कभी ना कभी। तो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि हमको कास्ट सिस्टम में ये देखने के लिए मिलता है। चौथा, कास्ट सिस्टम में और क्या चीज होती है? कास्ट सिस्टम में हम देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग, हर कास्ट के लोग अपनी कास्ट के बारे में काफ़ी कॉन्शियस होते हैं, मतलब जानते हैं, अपने अधिकारों को जानते हैं, अपनी लिमिटेशंस को भी जानते हैं। तो यहाँ पर कास्ट कॉन्शियसनेस भी होती है। तो जिनको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं वो ऐसे बना सकते हैं। कास्ट कॉन्शियसनेस पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, ठीक है। जिससे क्या हो जाते हैं, आप सीमित हो जाते हैं। सीमित को इंग्लिश में कन्फॉर्मिटी से आप बोल सकते हो कि कन्फॉर्मिटी हो जाती है टू दी पर्टिकुलर कस्टम। जैसे कि हर कास्ट के अपने कुछ कस्टम्स होते हैं, भले ही सब हिंदू हैं, ठीक है, भले ही सब हिंदू हैं, लेकिन हर पर्टिकुलर कास्ट के अपने कुछ पर्टिकुलर कस्टम्स होते हैं। कस्टम्स यानी कि रीति रिवाज। ये भी हमको कास्ट सिस्टम में देखने के लिए मिलता है। एंड लास्ट वन इज ऑक्यूपेशनल स्पेसिफिकेशन। तो जिस चीज पे कास्ट सिस्टम यानी कि ये वर्ण व्यवस्था बनी थी, वो सबसे पहला होना चाहिए था ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, जिसके आधार पे ये सब कुछ बना था लेटर वैदिक पीरियड में। लेकिन आज की डेट में वो सबसे लास्ट है, और कास्ट जो है ऑक्यूपेशन बेस्ड ना होके हेरिडिटरी बेस्ड हो गई है। और इस पूरे के पूरे सिस्टम को लॉजिक दिया गया है बाय द रिलीजियस बिलीव्स। इसको रैशनलाइज किया गया है बाय रिलीजियस बिलीव्स। अच्छा, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये हिंदुइज्म में ही होती है कास्ट, ठीक है, इस्लाम के अंदर भी कास्ट होती है, इवन आपके सिखिज्म के अंदर भी कास्ट होती है। तो रैशनलाइज किया जाता है कास्ट सिस्टम को रिलीजियस बिलीव्स के आधार पे। हिंदू सोसाइटी हो ट्रेडिशनल, या इस्लामिक सोसाइटी हो ट्रेडिशनल भारत के अंदर, या फिर आपकी सिखिज्म हो, आपको ये 5 पॉइंट हर जगह देखने के लिए मिलेंगे। कास्ट बेसिकली 2 लेवल पे ऑपरेट करती है। पहला वर्ण के लेवल पर, वर्ण, और दूसरा विलेज लेवल पे, जहां पे लोकल कम्युनिटीज जो हैं ग्रुप्स में बढ़ जाती हैं, जिनको हम जाति कहते हैं। ऐसा क्यों मैम? ऐसा इसलिए कि एक ही कास्ट में, वैसे तो 4 कास्ट हैं, अगर आप हिंदुइज्म की ही बात करेंगे तो 4 कास्ट के अंदर हमने बांटा हुआ है और एक आउटकास्ट के अंदर रखा हुआ है। लेकिन 4 कास्ट के अंदर भी, ठीक है, तो लेवल किस आधार पे बटी हुई है? तो 2 लेवल हैं। एक तो है आपका एब्स्ट्रैक्ट लेवल, जहां पे हम टाइप्स ऑफ वर्ण की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ वर्ण, और वर्ण में हम 4 वर्ण को रखते हैं, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन जब हम दूसरे लेवल पे बात करते हैं तो वो है एट विलेज लेवल। और विलेज लेवल की जब बात करेंगे हम, तो यहां पर हम देखते हैं कि जो ये वर्ण हैं वो अलग अलग जातियों में भी बटे हुए हैं, ठीक है, कम्युनिटीज में बटे हुए हैं। जो कास्ट हैं, एक ही कास्ट के लोग अलग अलग कम्युनिटीज के अंदर बटे हुए, कम्युनिटीज जिनको हम जाति कहते हैं। जैसे कि जो आर्टिसन वर्ग था वो वैश्य के अंदर आता था,
आर्टिसन और जितने भी व्यापारी थे, लेकिन अब उसके अंदर आप लोहार देखोगे, सुनार देखोगे, आप उसके अंदर और भी अलग अलग जो है लोगों को देखोगे, कुम्हार देखोगे, ये सब उसके अंदर आएंगे। और भी बहुत सारी चीजें, मतलब शूद्रों को भी जाति के अंदर बांट दिया गया है। और यहां पर इस जाति को, कास्ट सिस्टम को चेंज कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो ये जो सिस्टम है, दिस सिस्टम इज अनचेंजेबल, मतलब क्योंकि ये बाय बर्थ फिक्स हो गया है ना, तो अनचेंजेबल रहेगा। तो ये सारी चीजें हमको समझ में आ गई हैं। इंडिविजुअल फीचर्स हैं कास्ट सिस्टम के, जो अलग अलग सोसाइटीज, अलग अलग रिलीजन्स के अंदर अलग अलग देखे जाते हैं। लेकिन अगर एंटायरली बात करोगे आप, जो इंडिया के अंदर कास्ट सिस्टम देखा जाता है और जो इंडिया के बाहर कास्ट सिस्टम देखा जाता है, ठीक है, जो नॉन हिंदू ग्रुप्स हैं उनके अंदर जो कास्ट सिस्टम देखा जाता है, उसके एंटायरिटी जो है इसी के आधार पर आपको मिलेगी। ठीक है, आप मुस्लिम्स के अंदर भी अलग अलग जातियां देख सकते हैं कम्युनिटी वाइज। तो जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है कास्ट का, वो और जो बदलते हुए ट्रेंड्स हैं उसके हिसाब से नेचर जो है और जो फंक्शनिंग है, जो पैटर्न है स्ट्रेटिफिकेशन का कास्ट का, वो बेसिकली इंडिया की सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा किया जाता है। क्लास सिस्टम हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे सारे के सारे, आज ही टेलीग्राम में मैं डाल दूंगी इसके नोट्स। अब बात करते हैं हम रेस की। रेस और एथनिसिटी की बात कर रहे थे हम, ठीक है, उस मुद्दे पे वापस आते हैं। अदरवाइज आप बोलोगे कि मैम आप तो रेस पढ़ाने वाली थी, आपने कुछ और ही पढ़ा दिया। तो रेस की तरफ चलते हैं, मतलब मैंने आपको और थोड़ा सा डीप थॉट देने की कोशिश करी है। तो ये कास्ट सिस्टम भी हो गया हमारा और क्लास सिस्टम हम कर ही चुके हैं। अब ये सारे सिस्टम्स हो गए हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। बात करते हैं रेस एंड एथनिक सिस्टम की। तो रेस क्या होता है? रेस बेसिकली एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। इसका ना रिलीजन से, ना ही इसका आपकी जाति से, कम्युनिटी, ना ही इसका आपकी कास्ट से, ना ही इसका आपकी क्लास से, ना ही इसका आपकी एज से, ना ही इसका आपके स्लेव होने या ना होने से, ना ही इसका आपके स्टेट सर्फडम होने या ना होने से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ आपके बायोलॉजिकल अपीयरेंस से, दिखने में आप कैसे हैं, आपके फीचर्स क्या है, मतलब पूरा एक कम्युनिटी फीचर्स की बन जाती है। भाई अगर आप तिब्बतन कम्युनिटी की बात करेंगे, तिब्बतन, ठीक है, तिब्बतन कम्युनिटी के अंदर भी कुछ प्रीस्ट होते होंगे, प्रीस्ट जो उनके रिचुअल्स वगैरह कराते होंगे, यानी कि वो उनके यहाँ पर सबसे ऊपर होते होंगे मान्यता में, स्टेटस में। लेकिन जब सारे तिब्बतन्स को आप देखते हैं तो आप पता नहीं कर पाते कि कौन इनका प्रीस्ट है, कौन नहीं है। और फिर जब इस आधार पर बाय द अपीयरेंस जब आप उनके साथ में इन इक्वल बिहेवियर करते हैं, मतलब आपको मतलब हम सबकी ही प्रॉब्लम है ये कि हमको नॉर्थ ईस्ट से आया हुआ व्यक्ति भी जो है हमको चीनी लगता है। नॉर्थ ईस्ट से, हमें लद्दाख से आया हुआ व्यक्ति भी चीनी लगता है। क्यों मैम? क्योंकि ये जो एरिया है पूरा, ठीक है, ये जो एरिया है, तिब्बत से आया हो, तिब्बतन कम्युनिटी जो हमारे यहाँ पर रहती है वो भी हमको चाइनीज लगते हैं, जब तक कि वो ये ना बताएं कि भैया हम तिब्बतन हैं, हम भारत के अंदर रिफ्यूजी हैं, या फिर हम जो है नॉर्थ ईस्ट के हैं, हम इंडिया के ही हैं, हम इंडियंस हैं, या हम लद्दाखी हैं, हम इंडियंस हैं। जब तक ना बताएं तो हमको जो है क्या लगता है, ये सब एक ही लगते हैं। क्यों? क्योंकि जिस जियोग्राफी में ये लोग वहाँ पर रहते हैं, तो भले ही हमने लाइन खींच दी, भले ही हमने सरहदें बना दी हैं, लेकिन जो फिजिकल फीचर्स हैं, जो वहाँ के जियोग्राफिकल फीचर्स हैं, आप उनको तो अलग नहीं कर सकते हो। आपने पूरे अफ्रीका के अंदर दुनिया भर के देश बना दिए, सारे सबसे ज़्यादा देश किसी कॉन्टिनेंट में है तो वो अफ्रीका है, अलग अलग कंट्री बना दिए, लेकिन आप उनकी जियोग्राफिकल फीचर्स की वजह से जो उनके बायोलॉजिकल फीचर्स में इम्पैक्ट पड़े हैं उनको तो चेंज नहीं कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया के लोग जो हैं भारत के लोगों की तरह दिखते हैं, आप उसको तो चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक टाइम पे जो है जब पेंजिया और पेंथेल्सा की बात है तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जुड़े हुए थे, जो अपना डेक्कन प्लेट्यू है। तो जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, जिसके आधार पर हम एक बहुत बड़ी लार्ज कैटेगरी ऑफ पीपल को डिफाइन करते हैं, लार्ज कैटेगरी ऑफ पीपल, लद्दाखी, तिब्बतन, चाइनीज, सबको मिला के हमने चाइनीज ही बोल दिया, ठीक है। हमको साउथ कोरियन और नॉर्थ कोरियन सब कोरियन ही दिखते हैं,
हमको कभी कभी जैपनीज भी कोरियन दिख जाते हैं। तो जितनी भी लार्ज कैटेगरी ऑफ पीपल है हु शेयर सर्टेन इनहेरिटेड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, फिजिकलिटी में, दिखने में, अपीयरेंस में जो कुछ सर्टेन जिनकी सेम कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, जैसे कि उनकी स्किन का कलर, अफ्रीकन्स की स्किन का कलर अलग होगा, और जो आप तिब्बतन की, लद्दाखीज की बात करते हैं उनकी स्किन का कलर एक जैसा होगा, और अफ्रीकन्स की या फिर आप साउथ इंडियंस की कलर का स्किन का कलर बात करें उनका एक जैसा होगा। टाइप्स ऑफ हेयर, अफ्रीकन में मोस्टली करली बाल होते हैं, छोटे बाल होते हैं, ठीक है, करली एंड छोटे। फेशियल फीचर्स, हाइट, ठीक है, हाइट, हेयर्स, आप देखिए कि मतलब अगर साउथ इंडियन लोगों के उधर जाएंगे तो उनकी हेयर ग्रोथ काफ़ी होती है, जबकि वहीं आप लद्दाखी की तरफ चले जाएं तो नहीं होती है उनकी हेयर ग्रोथ, उनकी मुस्टेचेस, उनकी बियर्ड उतनी नहीं होती है जितनी अपन साउथ इंडिया में देखते हैं। फेशियल फीचर्स, साइज ऑफ हेड, इवन सर का आकार, वो सब भी अलग होता है। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ देयर जियोग्राफिकल इम्पैक्ट्स। अब हम यहाँ पर दो तीन चीजें देखेंगे कि एंथ्रोपोलॉजी इसके बारे में क्या कहती है और सोशियोलॉजी रेसेस के बारे में क्या कहती है। एंथ्रोपोलॉजिकली आज के डेट में अगर देखा जाए तो ये मानव के एवोल्यूशन की बात करते हैं और ये कहते हैं कि आज की डेट में दुनिया के अंदर प्योर रेस कहीं पर भी नहीं है। मतलब प्योर रेस मतलब कि जो किसी दूसरी रेस से बिल्कुल भी मैच नहीं करती हो। यानी कि ये कहते हैं कि जो एक्सेप्ट ट्राइब्स हैं, ट्राइब्स जो कि आज भी जो है पीवीटीजीज के अंदर आते हैं, ठीक है, आज भी जो आपकी वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जो ट्राइब्स हैं, ये भले ही एक दूसरे से अलग हो सकते हैं एक्सेप्ट ट्राइब्स, लेकिन उसके अलावा आज के डेट में हम तुम जो हैं प्योर रेस नहीं है। आर्यंस, द्रविडियंस, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। अब लेटेस्ट थिंकिंग बताते हैं ये कि आज की डेट में ऑल ह्यूमन बीइंग्स बिलोंग टू वन ग्रुप, क्योंकि ये लोग बताते हैं कि 95% डीएनए टेस्टिंग करने के बाद ये पता चलता है कि 95% ऑफ डीएनए जो हैं, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर ये टेस्ट किए गए हैं अलग अलग रेसेस में से, कि सबके जो डीएनए मॉलिक्यूल्स थे उनमें 95% मैच मिले हैं डीएनए के अंदर। 95% मैच मिलना, सोच रहे हो आप? और सिर्फ 5% जो है ऐसे रिमेनिंग है जो जिनके आधार पे आप डिफरेंसेस कर सकते हो। 5% डीएनए जो है आपका वो डिफरेंसेस बताता है, अदरवाइज 95% तो सेम ही है। जबकि सोशियोलॉजिस्ट इस चीज को इस तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि रेस एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है, एक ऐसा ग्रुप है जो कि सोसाइटी के आधार पे परसीव किया जाता है, और बायोलॉजिकली ये अलग होता है, बायोलॉजिकली बिल्कुल अलग होता है। इनका बिल्कुल अलग कहना है, ये सोसाइटी के आधार पर अंतर कर रहे हैं। एंथ्रोपोलॉजी के अंदर फिजिकलिटी, फिजिकल फीचर्स, डीएनए और इन सब के आधार पर अंतर किया जाता है। जैसे कि अगर बात करें अजरबैजान और अर्मेनिया की, तो यहां पर जो लोग हैं दोनों ही दिखने में एक हैं, मतलब दिखने में दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों जगह के लोग दिखने में एक जैसे हैं। इवन रशियन और यूक्रेनियन जो पीपल हैं वो भी दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी उनके बीच में लेकर तनाव है, फिर भी उन लोगों के बीच में तनाव है, ठीक है, क्योंकि वो अपने आप को एक दूसरे से अलग समझते हैं, क्योंकि उनकी सोसाइटी ने उनको अलग किया है। बायोलॉजिकली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स तो हैं ही, लेकिन परसीव्ड बाय द गिवन सोसाइटी। सो इसीलिए पीपल आर असाइंड टू वन रेस और अनदर रेस बाय पब्लिक ओपिनियन, कि हम कुर्दिश हैं, ठीक है, हम तजाक्स हैं, हम उज़्बेक्स हैं, जबकि देखोगे तो सब सेंट्रल एशिया में ही है। सो सोसाइटी के जो अलग अलग डोमिनेंट ग्रुप हैं, उन्होंने अपने आप को पूरे के पूरे ग्रुप में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, बाकी सबसे अपने ग्रुप का एक अलग आइडेंटिटी बना लिया है। और ये साइंटिफिक बेसिस पर नहीं है, यानी कि ये बायोलॉजिकल बेसिस पर नहीं है, ये आपके सोशल बेसिस पर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो आप मुझे बताइए कि रेस की, हमको ये बात समझ में आ गई है कि रेस क्या होती है। अगर रेस आपको समझ में आ गया है तो फिर हम एथनिसिटी की तरफ आगे बढ़ते हैं। एथनिसिटी क्या होती है उसको चर्चा में लेके आते हैं, ठीक है। एथनिसिटी की चर्चा करते समय हमको कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि एथनिसिटी क्या है।
वेरी गुड। मम्मी आप क्या कर रही हो? चलो जाओ, मैं पढ़ा रही हूँ, जाओ। और वो भी फोन में? तो थ्योरेटिकल लेवल पे सोशियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि रेस क्या है, एक फॉर्म ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन है। अगर हम थ्योरेटिकल फॉर्म की बात करें कि रेस क्या है, मतलब एक दूसरे को ग्रुपिंग्स में, ये ग्रुप 1 हो गया, ये ग्रुप 2 हो गया, ये ग्रुप 3 हो गया। भारत के ही अंदर अगर आप इंडिया में ही देखो तो ये रेशियल स्ट्रेटिफिकेशन ही तो है कि मान लीजिए ये नॉर्थ इंडियंस हो गए, ठीक है, ये साउथ इंडियंस हो गए, ठीक है। किस आधार पे कह रहे हैं आप? कलर के आधार पे कह रहे हो, आप फिजिकलिटी के आधार पे कह रहे हो, आप खान पान तौर तरीकों के आधार पे कह रहे हो, ठीक है। इनको आप आर्यंस कह देते हैं कभी कभी, एकदम एक्सट्रीम नॉर्थ वाले जो हैं, और इनको आप द्रविडियंस कह देते हैं। तो ये रेस हो गई है, ठीक है, ये रेस हो गई है। जबकि हमारे यहाँ पर जो इधर जो है अपने तिब्बतन रेस के भी हैं, टिबेटो भी है ना, वो भी तो हैं। तो ये इंडिया के एक ही देश के अंदर इस आधार पर अगर वर्गीकरण करते हैं तो ये होता है रेशियल स्ट्रेटिफिकेशन। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब बात करेंगे हम एथनिसिटी की। तो इस सेशन के अंदर जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो आप लोग लिख लीजिएगा, और जब हम अगली लाइव क्लास करेंगे उसमें आप सारे डाउट्स अपने पूछ लीजिएगा। रेस जहां पर हम बात करते हैं, रेस जो है किसी सोशल ग्रुप के, सोशल क्योंकि सोशियोलॉजी में बात कर रहे हैं, अभी एंथ्रोपोलॉजी वाली नहीं बात कर रहे, सोशल ग्रुप के पॉपुलर परसीव्ड मतलब जो उन्होंने मान लिया है, जो उन्होंने ठान लिया है। परसीव्ड फिजिकल ट्रेट्स के आधार पे हो सकती है, भाई अंतर उन्होंने किया होगा तो किसी न किसी आधार पर तो किया ही होगा ना। जबकि एथनिसिटी की बात करेंगे तो एथनिसिटी कल्चर के आधार पर होती है, कल्चर के आधार पर। एथनिसिटी कल्चरल ट्रेट्स के आधार पर आप देखते हैं, बस इतना ही अंतर है। ये फिजिकल ट्रेट्स, फिजिकल अपीयरेंस, जो कि सोशल ग्रुप ने जो है अपने आप को इस हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स बन गए, अलग अलग डिवीजन हो गया है, स्ट्रेटिफिकेशन हो गया है। जबकि एथनिसिटी कल्चर के आधार पर होती है। जैसे कि हमारे यहाँ पर गुजराती एथनिसिटी है, भाई गुजराती और राजस्थानी देखने में ज़्यादा अंतर, आप जब तक वो मुंह नहीं खोलेंगे अपना, कुछ बोलेंगे नहीं, अपनी भाषा का, अपने कल्चर के बारे में नहीं बताएंगे, आप पता नहीं कर सकते हो। एक हमारे यहाँ पर राजस्थानी एथनिसिटी के लोग हैं, अपने यहाँ पर भोजपुरी एथनिसिटी के लोग हैं, भाई उनका कल्चर अलग है, इनका कल्चर अलग है, इनका कल्चर अलग है। अपने यहाँ पे कश्मीरी लोग हैं, अपने यहाँ पर गढ़वाली हैं, ठीक है। अपने यहाँ पर अच्छा साउथ में चले जाओगे तो अपने यहाँ पर तमिलियंस हैं, ठीक है। अपने यहाँ पर मलयालीज हैं, अपने यहाँ पर कन्नड़ीज हैं। जबकि मैम फिजिकल फीचर्स में तो ये एक ही दिखते हैं तो सब साउथ के ही, इधर तो सब नॉर्थ के हैं, गढ़वाली हो गए, कश्मीरी हो गए, ये तो सब नॉर्थ के हैं, दिखने में तो एक ही जैसे हैं, लेकिन इनका कल्चर अलग अलग है। और क्योंकि इनका कल्चर अलग अलग है तो ये रेस में नहीं, आप रेस को भी आप एक ही रेस में आप अलग अलग डिवीजन कर सकते हो एथनिसिटी के आधार पे। भाई नॉर्थ इंडियंस और साउथ इंडियंस आपने दो मेजर चीजें बोल दी, लेकिन नॉर्थ इंडियंस को भी आप अलग अलग एथनिसिटी में बता सकते हैं। नॉर्थ इंडियंस में भाई साहब राजस्थानी आ जाएंगे, कश्मीरी आ जाएंगे, गढ़वाली आ जाएंगे, पंजाबी आ जाएंगे। साउथ इंडियंस में आपके तमिलियन आ जाएंगे, मलयालीज आ जाएंगे, कन्नड़ीज आ जाएंगे। समझे कि नहीं आए? समझ में आई बात कि नहीं आई? तो यानी कि रेस एक बड़ा एस्पेक्ट होता है जहां आप फिजिकल ट्रेट्स को देखते हो। एथनिसिटी उसी रेस के अंदर अलग अलग कल्चरल ट्रेट्स के आधार पर डिवाइडेड होते हैं। तो किसी एथनिक ग्रुप को आप कैसे डिफाइन करेंगे? किसी एथनिक ग्रुप को अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप कैसे डिफाइन करोगे कि मैम ये एक ऐसा कॉमन ग्रुप है, ये एक ऐसा कॉमन ग्रुप है जहां पर लोग, यानी कि कॉमन ग्रुप ऑफ पीपल, जहां पर लोग
एक साथ एक ग्रुप में इसलिए हैं क्योंकि उनका कॉमन कल्चर है, और जहां कल्चर चेंज हुआ वहीं जो है एथनिसिटी चेंज हो जाती है। यानी कि कॉमन कल्चरल हेरिटेज है उनकी, कल्चरल हेरिटेज उनकी कॉमन है। अब ये कल्चरल हेरिटेज में क्या क्या आ सकता है? आपका फूड आ सकता है, ठीक है, गुजराती खाना राजस्थानी खाने से बिल्कुल अलग होगा, कश्मीरी खाने से बिल्कुल अलग होगा। ये आपकी कॉमन लैंग्वेज हो सकती है, ये आपका कॉमन अटायर हो सकता है, परिधान जिसको बोलते हैं, पहनावा जिसको बोलते हैं। कॉमन हिस्ट्री हो सकती है, इतिहास। कॉमन आपकी लाइफस्टाइल हो सकती है, कॉमन आपकी, हाँ भाई, कॉमन आपकी नेशनल ओरिजिन हो सकती है, नेशनल ओरिजिन। हाँ भाई, यूएस के अंदर भी आप कह देते हैं कि ये यूएस के गुजराती हैं, भले ही वो चाहे अमेरिका का सिटीजन हो। क्यों? क्योंकि उसकी नेचुरल ओरिजिन, मतलब उनका अपना अलग ग्रुप है, वहां पे अलग गरबा खेल रहे हैं वो, मतलब दुनिया वहां पे सालसा वालसा कर रही है, ये अलग ही लगे पड़े हैं गरबा करने में। मतलब ये समझ नहीं आ रहा है इनको कि ये मतलब क्या ही चल रहा है इनके जीवन में। ये नवरात्रि के 9 दिन जो है इनके लिए ऐसे होते हैं कि ये शाम को 5 बजे 4-5 बजे तैयार होना शुरू कर देते हैं, 7-8 बजे गरबा खेलने चले जाते हैं, रात को 2 बजे तक गरबा खेलते हैं, 2 बजे गरबा खेल के आके सो जाते हैं, अगले दिन 12 बजे उठते हैं, 2 बजे तक नाश्ता वाश्ता करके अपना तैयार मतलब बैठते हैं, और फिर 4 बजे से फिर गरबा। मतलब इनकी लाइफ में ये 9 दिन, और यूएस के अंदर भी चल रहा है भाई साहब। आपने तारक मेहता तो देखा ही होगा। तो एथनिसिटी समझ में आ गई, कॉमन ग्रुप ऑफ पीपल जो कॉमन है किस आधार पे? कल्चरल हेरिटेज के आधार पे। और पिछले 100 साल है, पिछली जो लास्ट सेंचुरी है, वहां पर आप देखेंगे कि दुनिया के अंदर क्या हुआ है, माइग्रेशन बहुत बड़े लेवल पे हुआ है। अलग अलग जगह किसी न किसी वजह से माइग्रेशन जो है बहुत बड़े स्तर पे हुआ है पास्ट सेंचुरी में। और पास्ट सेंचुरी में जब माइग्रेशन हुआ है एकदम मैसिव स्केल पर, तो अलग अलग देशों के अंदर दूसरे देशों से लोग गए हैं, और क्योंकि दूसरे देशों से अलग अलग लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह चले गए हैं, और पिछले 100 साल में ये हुआ ही है, तो सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं कि इस वजह से एक पर्टिकुलर लैंड के अंदर मल्टीपल एथनिसिटीज के लोग आपको मिल जाएंगे, मल्टीपल एथनिसिटीज के लोग आपको मिल जाएंगे। जैसे कि अभी तो मैंने इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट्स की बात करी थी, अलग अलग एथनिसिटी की बात करी थी। अब मान लीजिए आप जो है यूएस में पहुंच गए, यूएस में आपको इंडियंस भी मिल जाएंगे, ठीक है, यूएस में आपको पाकिस्तानीज भी मिल जाएंगे। अब उस टाइम पर इनको इंडियंस या पाकिस्तानीज नहीं बोलेंगे, इनको बोल देंगे एशियंस हैं, ये एशियंस। तो एशियन एथनिसिटी हो गई इनकी। क्यों एथनिसिटी एशियन क्यों हो गई? क्योंकि पाकिस्तानी भी छोले भटूरे खा रहा है, इंडियन भी छोले भटूरे खा रहा है, ठीक है, पाकिस्तानी भी बटर चिकन खा रहा है, इंडियन भी बटर चिकन खा रहा है, पाकिस्तानी भी वैसी ही भाषा बोल पा रहा है, इंडियन भी वैसी ही भाषा बोल पा रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी ईद मनाई जा रही है, इंडिया के अंदर भी मनाई जा रही है। एशियन एथनिसिटी हो गई कि नहीं हुई? मान लो वहीं पे युगांडा से लोग आ गए, और आ गए भैया किधर से? साउथ अफ्रीका से, ठीक है, और आगे इधर ऊपर से ले लो मोरक्को से भी आ गए, ठीक है, इधर आप घाना वाना से ले लो, एक साइड में घाना वाना कोस्ट DI हो रही। अब इनको क्या आप अलग अलग, मतलब जब इनको आप एक साथ देखेंगे तो आप इनका आधार कार्ड देखेंगे वहां पे कि कौन मोरक्को का है, कौन युगांडा का है, कौन साउथ अफ्रीका है, कौन घाना का है? नहीं, आप देख के बता दोगे भाई साहब क्या कि ये लोग क्या है, अफ्रीकन्स हैं। लेकिन मैम अफ्रीकन्स तो हम देख के बता रहे हैं ना, यानी कि फिजिकल फीचर के आधार पर बता रहे हैं, यानी कि ये होगी रेस। लेकिन अगर वो लोग सेम ही कल्चर से बिलोंग करते हैं, कल्चर दोनों का सेम है, मान लीजिए मोरक्को का कल्चर और मोरक्को का नेबरिंग कंट्री कौन सा है भाई? अरे यार, मतलब आप ये ले लो, एक काम करो, सूडान और साउथ सूडान ले लो, सूडान और साउथ सूडान, ठीक है। एथनिसिटी बेसिकली वहां ज्यादा मिलती है जहां पर एक कंट्री 2 भागों में बट गया हो, तो लोग तो सेम ही मतलब थे ना, जो दोनों भागों में बट गए, तो खान पान तो सेम ही रहेगा। तो एथनिसिटी सूडान और साउथ सूडान के लोगों का एथनिसिटी सेम ही रहेगा, है कि नहीं है?
तो एथनिसिटी और रेस समझ में आया आपको, ठीक है। एथनिसिटी बेसिकली कल्चर के आधार पे होता है। तो ये माइग्रेशन की वजह से जो है दुनिया में, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है मैसिव स्केल पे जो माइग्रेशन हुआ है, उसकी वजह से आज की डेट में लोग जो है एथनिक आइडेंटिटी को लेकर बड़े परेशान हैं। एथनिक वैसे रहते यूएस में है, ठीक है, रहते यूएस में है, लेकिन एथनिसिटी इंडियन है, तो फिर वो नमस्ते लंदन वाला जैसा केस हो जाता है कि शादी करवाऊंगा तो हिंदुस्तानी से करवाऊंगा अपनी बेटी की। क्यों भाई, रह तो आप वहाँ पे रहे हो बचपन से। जैसे कि शिकागो स्कूल के सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने पाया एक स्टडी के तहत कि काफ़ी सारी जनरेशन से लोगों की जो एथनिक आइडेंटिटी है वो खोती जा रही है। क्योंकि जो लोग, मतलब मान लीजिए कि आपके दादाजी यूएस चले गए थे, फिर आपके पापा वहीं पे पैदा हुए, उनका जन्म हुआ, उनकी शादी हुई, फिर आप वहीं पे पैदा हुए। अब आपके अंदर इंडिया कहाँ कितना बचा है? इंडिया तो नहीं बचा उतना, आपका अपना कल्चर कहाँ। अब आप तो जो है यूएस के कल्चर को फॉलो कर रहे हो, वहाँ की लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हो। क्योंकि एथनिसिटी का मतलब क्या है? लाइफस्टाइल। एथनिसिटी का मतलब क्या है? अटायर। एथनिसिटी का मतलब क्या है? लैंग्वेज। वहाँ तुम हिंदी में बात कर रहे हो क्या सबसे? वहाँ तुम लाइफस्टाइल इंडियन वाला है क्या आपका? वहाँ पे आप इंडियन फूड खा रहे हैं क्या डेली? सुबह दोपहर शाम तुम्हारे यहाँ पर रोटी सब्जी बन रही है, खिचड़ी बन रही है, दाल चावल बन रहे हैं, कड़ी चावल राजमा चावल बन रहे हैं? नहीं। अब आप वहाँ के हिसाब से जी रहे हो, तो आपकी एथनिसिटी जो है इंडियन वाली वो खत्म हो गई, ठीक है। आप अपनी एथनिसिटी खोते जा रहे हैं। तो इन्होंने यही बताया कि मतलब जैसे होता है ना कि द ग्रैंड सन ट्राइज टू रिमेंबर व्हाट द सन ट्राइड टू फॉरगेट। मतलब कि जो चीज आपका बेटा भूल गया, आप अपने मतलब पोते को कैसे बताओगे, उसको कैसे याद दिलाओगे? तो ये होता है एथनिक ग्रुप। समझ में आ गए? अब इनको लेके काफी इनइक्वालिटीज वगैरह होती हैं, जैसे कि वो हम पढ़ेंगे लेकिन अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही बहुत था। मैंने आपको स्ट्रैटिफिकेशन के सारे टाइप बता दिए हैं। आइडेंटिटी को लेके, एथनिक आइडेंटिटी को लेकर काफी सारे लोगों की थ्योरीज भी हैं। हमारे लिए उतने काम की नहीं है, क्योंकि हमारे लिए जो सिलेबस में है वो है सिर्फ सोशियोलॉजिकल डायमेंशन। हमको इस डायमेंशन को यूज करना है कि रेसेस की वजह से क्या इनइक्वालिटीज आती हैं, एथनिसिटी की वजह से क्या इनइक्वालिटी आती है समाज के अंदर, ठीक है। क्योंकि इस साल भी जो पेपर आया है, उस पेपर में क्या पूछा है? जेंडर और इनइक्वालिटी पूछा है। जेंडर की वजह से क्या इनइक्वालिटी आती है ना। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब ही है कि आप इक्वल नहीं है, दो अलग अलग या दो से ज्यादा वर्गों में विभाजित है। तो ये आपका 2022 में पूछ लिया गया है, तो इसको आप तैयार रखें 2023 के लिए, ठीक है। पूछा जा सकता है 23 और 24 में से एक साल तो आना ही आना है, ठीक है। क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में काफी पंगा भी चल रहा है एथनिसिटी को लेकर, लोग काफी परेशान भी हैं। तो इस पे देखेंगे कि इनइक्वालिटी कैसे जो है यहाँ पर काम करती है रेस एंड एथनिसिटी से रिलेटेड, ठीक है। तो आज मैंने आपको समझा दिया कि रेस क्या है, एथनिसिटी क्या है और दुनिया भर की चीज़ें हैं। जब हम लाइव करेंगे तो और अच्छे से इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे, ठीक है जी। तो जेंडर और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हम कर लेंगे, क्योंकि ये इस साल ही आया है, तो इसको जो है मैं बिल्कुल एकदम लास्ट में पढ़ाऊंगी। जेंडर सोशलाइजेशन और जेंडर इनइक्वालिटी क्या होती है, ठीक है। जेंडर और क्लास कैसे बटे। तो ये 3-4 स्लाइड का मसाला है, और ये अगली इस साल के लिए था, बट इस साल ये आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। जेंडर क्लास वगैरह कैसे है। तो फिर हम जो है फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव देखेंगे लास्ट में। उससे पहले हम ओपन क्लोज सिस्टम वो सब करेंगे, और उम्मीद है कि टाइम से आपका ये सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। और इस चैप्टर के जो नोट्स है रेस और एथनिसिटी वाले, जो मैंने आज जितना भी पढ़ाया उसके नोट्स मैंने टेलीग्राम में डाल दिए हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। आप वहाँ से पढ़ सकते हो, टेलीग्राम में ऑलरेडी मैंने नोट्स डाल दिए। सो अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय।